हेलो टू यू ऑल। आज के वीडियो सेशन का हमारा कंसेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि गुडविल के वैल्यूएशन का कंसेप्ट क्या है, राइट, एंड इवन इसके मेथड्स क्या है कैलकुलेशन करने के लिए। सो वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड द कंसेप्ट एंड द मेथड्स। ये टॉपिक हमारा कवर होगा बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में, इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। प्लस अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो कॉमर्स के सब्जेक्ट में भी ये हमारा टॉपिक कवर रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट से पहले हम ये समझेंगे कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। सो गुडविल इज़ ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि एक बिज़नेस जो एक्स्ट्रा अर्निंग करता है वो एक्स्ट्रा अर्निंग उस बिज़नेस की जो रेप्यूटेशन होती है मार्केट में उससे अर्न की जाती है, राइट। सो गुडविल बिजनेस की रेप्यूटेशन से रिलेटेड है, जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकता है, राइट। बिकॉज एक बिज़नेस जितना ज़्यादा पॉपुलर होगा, जितनी बिल्डअप उसकी रेप्यूटेशन होगी, उसके पास कस्टमर्स उतने ही ज़्यादा आएंगे, टर्नओवर उतना ही बढ़ेगा और कंपनी बहुत एडवांस कमाएगी इन कंपैरिजन टू द अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्रीज। सो गुडविल इज़ द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इसके अलावा गुडविल का जो नेचर है दैट इज़ इंटेंजिबल, मीन्स गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। द रीज़न इज़ गुडविल क्योंकि कंपनी की रेप्यूटेशन होती है, सो रेप्यूटेशन को हम टच नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। सो गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स बन जाती है। जिस भी एसेट को हम टच नहीं कर सकते वो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है। वन पॉइंट हेयर जो आपको माइंड में रखना है इज़ कि गुडविल हमारी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स को हम परचेज या सेल नहीं कर सकते। लेकिन गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जिसे परचेज और सेल किया जा सकता है पूरे एंटायर बिजनेस के साथ। जब भी हमें पूरा बिजनेस खरीदना है या बेचना है तो हम गुडविल को भी परचेज और सेल कर सकते हैं, करेक्ट। सो क्योंकि गुडविल को बिजनेस के साथ परचेज और सेल किया जा सकता है, इसलिए गुडविल हमारी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बिकॉज ये हमारी इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन बट इट्स वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लेकिन गुडविल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, डिपेंड करता है बिज़नेस की परफॉर्मेंस पे। बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे तो गुडविल की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, बिज़नेस अगर कम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बिज़नेस की रेप्यूटेशन डाउन होगी और गुडविल की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। डन। ये ओवरऑल हमारा बेसिक कंसेप्ट था गुडविल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमने आज के वीडियो सेशन में जो टॉपिक कवर करना है, समझना है, दैट इज़ अबाउट द मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो क्योंकि हमें एक बात पता है कि गुडविल बिज़नेस की रेपुटेशन पर डिपेंड करता है, कि बिज़नेस की रेपुटेशन जितनी ज़्यादा होगी तो बिज़नेस उतने ही ज़्यादा अर्निंग्स करेगा, उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएगा। तो गुडविल डिपेंड करती है बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के जितने भी मेथड्स हमारे पास होंगे वो मेथड्स भी डिपेंड करेंगे हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट्स पर। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड वन इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड एंड परचेज कंसिडरेशन मेथड। और लास्ट फिफ्थ मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है एन्युटी मेथड। ये 5 मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि गुडविल की वैल्यू बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। सो इन द सेम वे ऑल अबव मेथड्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये 5 मेथड्स भी हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर ही यूज़ किए जाएंगे और गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। आज का जो हमारा वीडियो सेशन है इसमें हम एक मेथड है हमारा फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम आज के वीडियो सेशन में एवरेज प्रॉफिट मेथड के कंप्लीट कंसेप्ट को समझने वाले हैं, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे हमने इस वीडियो में हर एक रूल, हर पॉइंट कवर किया है जो हमारे इस पूरे एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। सो एज पर दिस मेथड goodwill is calculated on the basis of past year's net average profit।
एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पर जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें पास्ट ईयर्स के नेट एवरेज प्रॉफिट चाहिए। नेट एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले टोटल ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट लें, यानी कि क्वेश्चन में जितने भी पास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जानी है उन सभी पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट का आपने टोटल निकालना है एंड देन उसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ पास्ट ईयर से, कि जितने भी पास्ट ईयर का आप टोटल ले रहे हैं उतने नंबर ऑफ ईयर से आप इसको डिवाइड कर देंगे। डन। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है गुडविल नेट एवरेज। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा एग्जैक्टली फाइनली एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पर। सो नेट एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है हमने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नेट एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाल लिया है टोटल ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट को डिवाइड करके नंबर ऑफ पास्ट ईयर से, देन हम गुडविल निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल रूल है कि नेट एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि पास्ट जो हमारा सेलर है यानी कि जिसका बिजनेस हम खरीद रहे हैं, राइट, तो वो बिज़नेस के मालिक ने अपने पूरे हार्डवर्क से बिज़नेस की जो रेपुटेशन बिल्डअप की थी, तो उस रेपुटेशन को यूज़ करके अगर आप उस बिज़नेस को ख़रीदने जा रहे हैं तो उसकी रेपुटेशन को यूज़ करके आप आने वाले कितने साल में एडिशनल अर्निंग्स कमा सकते हो, वो होता है। उसके बेसिस पर हमारा ये नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड डिसाइड किया जाता है, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग में ऑनर था उसके हार्डवर्क के थ्रू कमाई बिल्डअप की हुई रेपुटेशन से आने वाले कितने ईयर्स तक आपको एक्स्ट्रा अर्निंग्स होने वाली हैं। सो ये ओवरऑल हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बन जाता है इधर। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट अब स्टार्ट है। हमने अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया है उसका हमने देखना है कि प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे सामने, कैलकुलेट करनी है हमें गुडविल ऑफ अ फर्म which is estimated at 2 years purchased of the average profit of last 4 years। पिछले चार साल के पिछले लास्ट 4 years के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर हमने गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड है हमारे पास 2 years परचेज्ड एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years आर प्रॉफिट इन फर्स्ट ईयर 1 लाख, पहले साल में हमारा प्रॉफिट था 1 लाख, देन इन सेकेंड ईयर 1,50,000, देन इन थर्ड ईयर लॉस है कंपनी का 80,000 का। देखिए ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ होती है तो इसका मतलब लॉस होता है, राइट। सो लॉस इन थर्ड ईयर 80,000, फोर्थ ईयर में हमारा 2 लाख प्रॉफिट। तो ये हमारा लास्ट 4 ईयर का डाटा हमारे पास गिवन है। हमें कहा गया है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो। 2 नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज्ड है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट मेथड को हमने अप्लाई करना है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना मीन्स टोटल ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट, और पास्ट ईयर्स कितने लेने हैं? लास्ट 4 ईयर्स। तो पिछले 4 ईयर्स के हमने प्रॉफिट्स का टोटल किया, इधर लॉस था तो ये माइनस हो गया है 80,000, राइट। इसको फिर डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स इसको डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स से। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स हमारे पास मेंशन है 4, सो 4 से डिवाइड किया एंड देन एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया है 92,500। देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्टली हर साल के प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड गिवन है, इसके अलावा कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अगर हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती कि लाइक फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई है या कंपनी का कोई एक्सपेंस है या कोई एडिशनल इनकम है, तो हम वो सारी एडजस्टमेंट को भी रिस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट्स या लॉस में एडजस्ट करके चलेंगे, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी एडिशनल डाटा हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपल प्रॉफिट्स गिवन है हमें ईयर्स के, तो हमने क्या किया, उन सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ टोटल किया, नंबर ऑफ पास्ट ईयर से डिवाइड किया एंड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया है। देन गुडविल का फॉर्मूला लगाना है हमने सेकेंड स्टेप में। गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि नेट एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड है हमारे पास 2 एंड नेट एवरेज प्रॉफिट हमारे पास निकल के आया है 92,500। थर्स गुडविल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1,85,000। डन। सो ये क्वेश्चन था हमारा प्रैक्टिकल, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अभी हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम सीखेंगे कि नेट एवरेज प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है तो। सो हमारा इधर
कंसेप्ट आ जाता है पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर नेट एवरेज प्रॉफिट्स। नेट एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सो इधर है हमारे पास आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड यहाँ है हमारे पास आइटम्स टू बी एडिड। सो आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड में देखिए abnormal gain subtracted from the year in which incurred। अगर हमें किसी भी ईयर में किसी भी तरीके का abnormal gain होता है तो उस abnormal gain को हमें उसी साल में के प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। एक ये एडजस्टमेंट हमने करनी है, ये पॉइंट हमने ध्यान देना है। एबनॉर्मल गेन यानी कि कोई भी ऐसा बेनिफिट जो नॉर्मली बिजनेस के एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल बिजनेस के सडन लॉटरी लग जाती है, राइट, इट इज़ अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल गेन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिज़नेस को सडनली एडिशनल अर्निंग्स हो गई हैं, बिज़नेस ने कोई प्रॉपर्टी हाई रेट्स पर सेल कर दी है, राइट। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बिज़नेस की रेगुलर डेली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं है वो हमारा एबनॉर्मल गेन हो जाता है। सो उसे हम अपने प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या माइनस करना है, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी ने कोई भी बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उस आउटसाइड इन्वेस्टमेंट से कंपनी को कोई इनकम जनरेट हुई है तो वो भी हम उसी साल के प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे जिस साल में हमें वो इनकम जनरेट हुई है। नेक्स्ट हमने पॉइंट ध्यान देना है कि नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इनकम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईयर इन विच इनकर्ड। किसी भी तरह की नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर हमें हुई है, राइट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि कोई भी ऐसी इनकम जो कंपनी के ऑपरेशंस से रिलेटेड नहीं है, कंपनी की रेगुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं है, उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। नॉन रिकरिंग इनकम यानी कि ऐसी इनकम जो रेगुलरली कंपनी को नहीं होती है, सडन इनकम जो सडनली होती हैं, राइट। तो इस तरह का कोई भी प्रॉफिट्स या इनकम्स हमने लेकर नहीं चलने हैं। डन। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इसमें भी हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं कि बिजनेस ने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी हाई रेट्स पर सेल कर दी है, करेक्ट। नेक्स्ट इसके साथ हमने नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एक्सपेक्टेड टू पेएबल इन फ्यूचर। कोई भी इस तरह का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो कि हमारा फ्यूचर में हो सकते हैं, ऐसे कोई भी खर्चे, ऑपरेटिंग खर्चे या फिर मैनेजरियल हमारे मैनेजर की रेम्यूनरेशन जो अभी तक हम पे नहीं कर रहे थे बट एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन फ्यूचर, लेकिन अब आने वाले फ्यूचर में हमें ये खर्चे हो सकते हैं, तो ये सभी एक्सपेंसेस भी हमने अपने प्रॉफिट्स में से माइनस कर देना है। देन इनकम टैक्स स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स विल ऑल्सो बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट्स। सो आप ये पॉइंट ध्यान दीजिए कि कोई भी ऐसा खर्चा आ जाता है या फिर कोई भी मैनेजर की ऐसी सैलरी आ जाती है जो अब तक हम वो एक्सपेंसेस पे नहीं कर रहे थे बट आने वाले साल में हमें लगता है कि अब ये खर्चे भी करने पड़ेंगे, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हमने किस में से माइनस करना होगा, ऐसे एक्सपेंसेस को हमें माइनस करना होगा अपने एवरेज प्रॉफिट्स में से। डन। अदर देन दिस हमारा इनकम टैक्स अगर हमने पे नहीं किया है, करेक्ट, या फिर फ्यूचर की हमारी कोई भी अर्निंग्स है जो हमें लगता है कि अब फ्यूचर की ये अर्निंग्स हमें अर्न नहीं होंगी, तो इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो भी हम माइनस कर देंगे अपने एवरेज प्रॉफिट्स में से, करेक्ट। ये जो लास्ट पॉइंट है जो हमने ब्लू कलर में हाईलाइट किया है, इसका आप ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यूज़ हमारी एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस की जाएंगी, बट जो ऊपर के पॉइंट्स है लाइक अपनॉर्मल गेन या फिर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन ऑपरेटिंग या नॉन रिकरिंग इनकम्स, ये हमारे माइनस किए जा रहे हैं उसी रिस्पेक्टिव ईयर में से जिस साल ये हुए थे, करेक्ट। बट नीचे का जो ब्लू लाइट कलर्स में हाईलाइटेड है ये हमने एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस करनी है एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद। एंड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला था, हमने अभी डिस्कस किया था कि टोटल ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। डन। यहाँ पे हमारा है कि आइटम्स टू बी एडिड, कौन कौन से आइटम्स हैं जो हमने नेट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड करने हैं। कीप इन माइंड गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमेशा हम नेट एवरेज प्रॉफिट ही लेकर चलते हैं, नेट प्रॉफिट यानी कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट।
सो आइटम्स टू बी एडेड में हमारा आ जाता है एबनॉर्मल लॉसेस। जिस तरह से हमने एबनॉर्मल गेन माइनस कर दिया था उसी तरह से अपोजिट है कि एबनॉर्मल लेस कोई होता है तो उसको हम एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। यानी कि जैसे फायर लग गई है, लॉस बाय फायर, करेक्ट, तो ये सडन लॉस हुआ हमारा, डेली डेली आग नहीं लगती है, या लॉस बाय थेफ्ट, राइट। तो इसकी ये जो ऐसे लॉसेस है जिनकी वजह से हमने अपना प्रॉफिट कम कर दिया है, हम उन सारे लॉसेस को वापस ऐड कर देंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे बिजनेस ने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया था। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडेड इन द ईयर इन विच इनकर्ड, कि जैसे हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस किया है उसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी हम माइनस कर देंगे। किसी भी तरीके का कोई ऐसा एक्सपेंस हमारा हुआ है जो रेगुलर डेली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेशनल है, उसे हम माइनस यहाँ पे कर देंगे, राइट। एंड जो ये ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, देखिए ये अबनॉर्मल लॉस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तो हमारे ऐड हो रहे हैं उसी साल में जिस साल ये चीज़ें हुई है, करेक्ट। बट जो हमारा ब्लू कलर में हाईलाइटेड है ये हमने ऐड करना है या फिर एडजस्ट करना है एवरेज प्रॉफिट्स में से। सो ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड रेगुलरली इन फ्यूचर एडिड टू द एवरेज प्रॉफिट्स। अगर हमें लगता है कि किसी भी तरीके की हमें कोई रेगुलर इनकम फ्यूचर में होने वाली है तो वो भी हम ऐड कर देंगे अपने एवरेज प्रॉफिट्स में, कुछ भी ऐसा जो कि सर्टेन है कि ये होगा ही डेफिनेटली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब हमने करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। हम समझेंगे ये सारी एडजस्टमेंट्स अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, सो हम इन पॉइंट्स के बेसिस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे अब। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करनी है गुडविल एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। देखिए 3 टाइम्स है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, डन। एंड गुडविल हमारी किस मेथड से यूज़ हो रही, कैलकुलेट की जाएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एंड एवरेज प्रॉफिट्स हमने कितने ईयर्स के कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे, लास्ट 4 ईयर्स के। तो क्वेश्चन हमारे सामने हमें गिवन है, एक बार हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। ए परचेज बिजनेस फ्रॉम बी ऑन 31 मार्च 2012। ए ने बी का बिजनेस खरीदा, ए परचेज बिजनेस फ्रॉम बी 31 मार्च 2012 को। प्रॉफिट्स अर्नड बाय बी फॉर द प्रेसिडिंग 4 ईयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च ईच ईयर वर। अब हमें बी ने पिछले 4 सालों में जो भी प्रॉफिट्स कमाए थे वो गिवन है। देखिए अब ए बी का बिजनेस खरीद रहा है, राइट। तो अभी तक बी अपने बिजनेस का मालिक था, तो बी ने काफ़ी हार्डवर्क करके अपने बिजनेस की कुछ रेप्यूटेशन भी बनाई होगी, और उस रेप्यूटेशन के बेसिस पर बी पिछले 4 सालों में ये सारे प्रॉफिट्स कमाता आ रहा था। तो अब जब ए बी का बिजनेस खरीदने जा रहा है तो ए को ज़रूरी है कि बी के बिज़नेस की जो गुडविल है उसकी वैल्यू भी बी को पे करे, डन। सो हमारे पास लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है एंड गुडविल भी हमने कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। देखिए हमें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, अगर हमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशंस गिवन ना होती, अज्यूम कीजिए हमें कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम सिंपल सा रूल लगाते, हम ये सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर लेते, मीन्स टोटल ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट, और डिवाइड कर देते 4 से, मीन्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स 4, डन। तो वो इससे निकल के आ जाता हमारा एवरेज प्रॉफिट। एंड देन कैलकुलेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल आ जाती। बट इस क्वेश्चन में हम ये डायरेक्ट तरीका अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ फर्दर एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स को हमने एडजस्ट करना होगा एंड देन गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। सो फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है कि 2009 के जो प्रॉफिट्स हैं 60,000 के, इसमें इंक्लूडेड है एक नॉन रिकरिंग इनकम 25,000 की। सो हमने अभी रूल डिस्कस किया था कि किसी भी तरह की जो नॉन रिकरिंग इनकम्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, डन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट्स ऑफ 2010 वर रिड्यूस्ड बाय 40,000 ड्यू टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट। देखिए 2010 में हमें कुछ प्रॉफिट्स हुए थे, यहाँ पे 1 लाख के प्रॉफिट्स शो किए हुए हैं क्वेश्चन में। सो बोला हुआ है पॉइंट नंबर 2 में कि 2010 के जो प्रॉफिट्स हैं उनको हमने 40,000 की वैल्यू से रिड्यूस कर दिया था क्योंकि हमें लॉस हो गया था चोरी की, डन। तो ये हमारा अब नॉर्मल लॉस हो गया है। अब नॉर्मल लॉस हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 2010 के ही प्रॉफिट्स में ये अब नॉर्मल लॉस हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है इन 2011
a machine was destroyed by fire and rupee 1,50,000 being terminal depreciation was charged to profits. हमारा लॉस बाय फायर हुआ था, 1,50,000 तक का हमारा टर्मिनल डेप्रिसिएशन था जो हमने लमसम प्रॉफिट्स में से चार्ज कर दिया था। तो ये भी हमारा नॉन रिकरिंग लॉस हो गया है, राइट। अब नॉर्मल लॉस हो गया है तो ये भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है profits of 2012 included rupee 15,000 as income from investment, करेक्ट। सो ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमने अभी डिस्कस की थी रूल में कि कोई भी अगर बिजनेस आउटसाइड अपनी कंपनी से बाहर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी हम लेस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बट अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होता कि इनकम जो है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट से है जो हमने विद इन द बिजनेस किया था। वैसे तो इन्वेस्टमेंट जनरली आउटसाइड द बिजनेस होती है, बट अगर यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस मेंशन होता हमारे पास कि किस इंटरनल पर्पस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए वो इन्वेस्टमेंट है हमारी, तो हम उस इनकम को यहाँ पर लेस ना करते। बट अभी ये 15,000 जो है हमारा ये लेस किया जाएगा। नेक्स्ट है A thinks to appoint an accountant in the business to maintain the books of accounts. The accountant will get a salary of 2,000 per month. अब A B का बिजनेस खरीदने जा रहा है तो A डिसाइड कर रहा है कि वो एक अकाउंटेंट अपॉइंट करेगा, तो वो अकाउंटेंट को आप सैलरी आगे से दी जाएगी फ्यूचर में कितने, 2,000 पर मंथ। तो 2,000 पर मंथ है यानी कि 24,000 साल का हो गया है। ये खर्चा हमारा बढ़ गया है, राइट। ये फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं, तो फ्यूचर में अगर कोई भी एक्सपेंसेस हमारे बढ़ने वाले होते हैं तो ऐसे एक्सपेंसेस को भी हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। किस में से, एवरेज प्रॉफिट्स में से। हमने रूल्स में डिस्कस किया था, ब्लू कलर में हाईलाइटेड था कि कोई भी ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट्स। तो ये 2,000 पर मंथ का जो 24,000 की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके, ये एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस की जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज, लास्ट इज A at the time of purchasing the business was employed in DCM. जब A बिजनेस को खरीद रहा था तो A DCM में एम्प्लॉयड था, काम करता था, एंड वॉज गेटिंग 2,000 पर मंथ, और उसको 2,000 पर मंथ मिलता था, यानी 24,000 एनुअल मिलता था। He intends to replace the manager of the business who at present is getting 1,500 per month. तो A चाहता है कि वो अपने मैनेजर को रिप्लेस कर देगा, तो यानी कि फ्यूचर में मैनेजर का ये जो खर्चा हो रहा है, अभी जो हो रहा है मैनेजर का खर्चा, ये खर्चा फ्यूचर में अब हमारा नहीं होगा, राइट। तो कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में नहीं होंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया है, राइट। तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, करेक्ट। एनी ऑपरेटिंग expenses, any kind of operating expenses which will not need to be paid in future. कोई भी ऐसे operating expenses जो अब हमें फ्यूचर में पे नहीं करने पड़ेंगे, उस तरह के operating expenses को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये अब हमारा बेनिफिट हो गया है। डन। सो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम लेंगे प्रॉफिट ऑफ 2009, 60,000 है हमारे पास यहाँ पे। देन इसमें हम लेस कर देंगे 2009 में जो नॉन रिकरिंग इनकम थी 25,000 की, क्योंकि ये कंपनी के डेली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं है, सो लेस करके 35,000 आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉफिट्स है हमारे पास 2010 के 1 लाख में देखिए 40,000 का लॉस हुआ था, लॉस बाय थेफ्ट। ये जो लॉस है हमारा, ये भी हमारा अबनॉर्मल लॉस है, तो इस अबनॉर्मल लॉस को ऐड करने का रूल था, ऐड कर दिया हमने, 1,40,000 आ गया। नेक्स्ट 2011 में हमें लॉस गिवन है 10,000 का, और बोला गया है 2011 में मशीनरी हुआ था लॉस डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो जिसका टर्मिनल डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से चार्ज किया था हमने लमसम 1,50,000, ये भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी हमारा अब नॉर्मल लॉस है, राइट। सो अब ये 2011 का नेट प्रॉफिट हमारा बन गया है 1,40,000। इसके बाद 2012 के प्रॉफिट्स हैं हमारे पास कितने, 2 लाख के। तो 2012 में हमें इंक्लूड किया हुआ था इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 15,000 का, राइट। तो ये हमने इंक्लूड नहीं करनी है, तो ये हम लेस कर देंगे 2012 के प्रॉफिट्स में से, और 2012 का प्रॉफिट आ गया फाइनली 1,85,000। अब हमारे पास चारों साल के फाइनल प्रॉफिट्स गिवन है, राइट। तो ये फाइनल प्रॉफिट्स निकालने के बाद अब हम निकाल सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 4 ईयर्स हो जाता है 5 लाख। तो ये टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 5 लाख के बेस पर अब हम कैलकुलेट कर लेंगे नेट एवरेज प्रॉफिट। तो नेट एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया है
5 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, कितने पास्ट ईयर्स है 4, तो नेट एवरेज प्रॉफिट आ गया है 1,25,000, 1,25,000। देन गुडविल कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी होगा, राइट। सो नाउ एवरेज प्रॉफिट इज़ 1,25,000। इसमें से लेस करेंगे अब हम एक्सपेंसेस जो हमने कंसिडर किए थे, चेक किए थे कि एवरेज प्रॉफिट्स में से हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। देखिए ये है हमारा कि अब फ्यूचर में ये खर्चा अब हमारा होगा, राइट। एनी एक्सपेंसेस, एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन फ्यूचर। तो ये 24,000 का हमारा खर्चा बढ़ गया है, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा एक्सपेंसेस टू बी पेड इन फ्यूचर। इसमें है हमारा सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, कितना 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स 24,000। और नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस होगा ए की सैलरी, यानी कि अब ए मैनेजर को हटाकर मैनेजर को रिप्लेस करके खुद मैनेजर की सर्विस प्रोवाइड कराएगा। तो अब जो मैनेजर को पे किया जा रहा था वो ए लेगा, कितना 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12। सो सैलरी ऑफ ए एज DCM 2,000 इंटू 12 मीन्स 24,000। तो टोटल हमारा फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने वाला है वो है 48,000 के अमाउंट का। इसमें इसको जब हम एवरेज प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,25,000, उसमें ये एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद हमारे पास नेट बैलेंस आ जाता है 77,000 का। सो अब हम ऐड कर देंगे इसमें एक्सपेंसेस नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर। फ्यूचर में हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस पे नहीं करने हैं। सो फ्यूचर में हमारा मैनेजर का ये 1,500 पर मंथ का एक्सपेंस अब पे नहीं होगा, राइट। तो ये हमारा निकल के आ जाता है सैलरी ऑफ मैनेजर, जो कि अब हमने पे नहीं करनी होगी। 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स 18,000 का अमाउंट। सो इसको बैलेंस 77,000 के बैलेंस में एडजस्ट करने के बाद हमारे पास नेट एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है 95,000 का, करेक्ट। सो दिस इज़ द नेट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 95,000, करेक्ट। सभी ईयर्स के एंड सभी गिवन एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया है नेट एवरेज प्रॉफिट। नाउ द गुडविल वैल्यू विल बी नेट एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था हमारा 3 times, सो गुडविल इज 2,85,000। सो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ नेट एवरेज प्रॉफिट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डन। सो इसमें हमने 2 मेथड्स देखे थे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें कोई भी फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशंस गिवन नहीं थी, एडिशनल एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं थी, तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, देन गुडविल को फाइंड आउट कर लिया। सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने ये देखा कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाए जब हमारे पास डिफरेंट ईयर्स के लिए भी रिस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स गिवन हों, करेक्ट। सो उसमें हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, एंड दोनों रूल्स में आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड आइटम्स टू बी एडेड में हमारे 2 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो हमने एवरेज प्रॉफिट्स में से एडजस्ट करने होते हैं। वो रूल थे, फर्स्ट रूल कि कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच विल बी इनकर्ड इन फ्यूचर उसे हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंड सेकेंड साइड पे हमने देखा कि कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज़ नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर वो हमने ऐड कर देना है, डन। सो ये पॉइंट्स हमने दोनों ध्यान में रखते हुए गुडविल की कैलकुलेशन इधर करनी है, करेक्ट। सो आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा वीडियो के रिगार्डिंग। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, सिंपल क्वेश्चंस भी, राइट। एंड जो हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट से रिलेटेड है इस कंसेप्ट में क्वेश्चंस, वो भी उन दोनों को सॉल्व करके देखिए, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, राइट। थैंक यू सो मच। अभी हमने जो डिस्कस किया वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। We will meet you again in the next video session to understand the next method of super profit method. Till then, stay tuned. Have a good day.